नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड की राजनीति की चर्चा देश में होती है और इसलिए होती है क्योंकि झारखंड की राजनीति स्थिर नहीं होती। अगर हम 2014 को छोड़ दें तो इसके अलावा जितनी भी सरकारें राज्य में बनी है वो सरकारें स्थिर नहीं रही है। कभी सरकारें गिरी है तो कभी चेहरे बदले हैं। और इस बार अगर हम बात करें तो 2019 में जो सरकार चुनकर आई जेएमएम की, कांग्रेस के साथ मिलकर ये सरकार बनी, लेकिन ये सरकार 4 साल काफी अच्छी तरीके से चली। लेकिन 4 साल के बाद जो है हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा और फिर चंपाई सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बने। और अब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं और फिर से वो मुख्यमंत्री की ताजपोशी पर बैठने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या वजह आन पड़ी कि चुनाव से चंद महीनों पहले जो है एक बार फिर से मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा था कि जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं तो वो जनता के बीच जाएंगे, मुखातिब होंगे और अपनी सारी समस्याओं से उन्हें रूबरू कराएंगे। लेकिन सत्ता पर वो एक बार फिर से काबिज होने जा रहे हैं और सभी के जहन में सवाल यही है कि चुनाव से चंद महीनों पहले आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया। और इसी का जवाब जो है वो जानने की कोशिश जो है वो हम भी करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान भैरव जी जुड़ चुके हैं, जो कि हिंदुत्व के काफी अच्छे नेता है, समाज सेवी है और खुलकर राजनीतिक विषयों पर अपनी बातों को भी रखते नजर आते हैं। भैरव जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और चूंकि झारखंड से हैं आप, झारखंड की राजनीति पर पैनी नजर रहती है, लेकिन सवाल यही है कि झारखंड की राजनीति जो है वो कभी स्थिर नहीं रहती है और चुनाव होने वाले हैं, कुछ चंद महीने बचे हैं और फिर से हेमंत सोरेन सत्ता की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। इसके मायने क्या है? देखिए, एक पुरानी कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। बस यही वास्तविकता है झारखंड की। आप लोग झारखंड की राजनीति पे तो चर्चा कर लेते हैं कि चंपाई सोरेन जी को सीएम बना दिया गया जब हेमंत सोरेन जी को जेल जाना पड़ा। 6-7 महीने तक ये रहे, पुनः वो जब जेल से वापस आ गए पुनः और जो है सीएम का शपथ लेने के लिए जाकर के अनुमति ले आते हैं। 7 तारीख को वो पुनः सीएम हो जाएंगे। 4 महीने भी नहीं रुक सकते थे और उनको अपने द्वारा जो वो स्वयं जो चंपाई सोरेन जी को सीएम की कुर्सी सौंपे तो उन पर भी पूर्ण विश्वास नहीं है। वो आए और तुरंत क्या सत्ता में बैठना, झारखंड इधर से उधर हो जाए, झारखंड बर्बाद हो जाए, झारखंड के युवा बेरोजगार रहें, झारखंड की महिलाओं का, हमारी कितनी माताओं बहनों का बलात्कार होता रहे, चोरी होती रहे, डकैती होती रहे, अपहरण होते रहे, हत्याएं होती रही, कोई मतलब नहीं है। करना क्या है, हम निकल करके आए, बेल तो हमको मिल गया, अब मैं पूरा सीएम बनूंगा। आपने वादा किया था युवाओं से कि लोगों को रोजगार देंगे, कितने लोगों को रोजगार दिया? अभी तकनीकी एजेंसियों से सहमति अच्छा से नहीं बना पाए चंपाई सोरेन जी। 5 लाख लोग अभी वंचित रह गए रोजगार से, 5 लाख लोग। और तकनीकी एजेंसियों से वो जो संबंध इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि भ्रष्टाचार का शुल्क तय नहीं हुआ होगा कि भैया हमको कितना पैसा मिलेगा। पैसा का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। दूसरा, अगर आप बात करें तो हेमंत सोरेन जी को सीएम पद का संकल्प लेने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रतिदिन 173 अपराध दर्ज किए जाते हैं। एवरेज झारखंड में प्रतिदिन 173 अपराध। आप देखेंगे तो ये परसों का जो सभी पेपरों में आंकड़ा दिया हुआ था अपराध का, मैं उसको आपको बताता हूं कि 1 महीने में 5216 बड़े अपराध हुए हैं झारखंड में, जिसमें चोरी 796 चोरियां हुई हैं, अपहरण 160 लोगों का अपहरण कर लिया गया, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि अपहरण करने वाले के लोगों को आजीवन कारावास होगा। फिर भी झारखंड में अपराधी खुलेआम अपहरण कर 160 अपहरण हुए हैं, 146 हत्याएं हुई हैं, यानी कि हर 5 से 6 घंटा में एक हत्या हो जा रही है झारखंड में। बलात्कार का आंकड़ा 140 है, जो ये आंकड़ा है जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुए थाने में। आप जानते हैं शर्म के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर जंगल क्षेत्रों में कितने लोग के बहन बेटियों का बलात्कार हो जाता है और लोग डर के मारे और शर्म से जो है थाना में रिपोर्ट तक नहीं करते हैं। तो अगर सही आंकड़ा निकाला जाए तो लगभग प्रति 1 महीने में 500 से ऊपर बलात्कार हुए हैं झारखंड में। हर 2-2.5 घंटा में एक बहन का बलात्कार हो जाता है। आप कर क्या रहे हैं? अपराध बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए कोई काम नहीं। जो क्राइम ग्राफ है, क्राइम ग्राफ इतना तीव्र गति से बढ़ रहा है, उस पर एक चुप्पी नहीं तोड़ेंगे ये। इनको क्या करना है? इनको सीएम बनना है। इनको क्या करना है? इनको चंपाई सोरेन जी, जिनको सबसे ज्यादा विश्वासी मानते थे, केवल 4 महीने और इंतजार नहीं कर सकते थे ये कि 4 महीने के बाद चुनाव है। इनको लोगों के पास जाना चाहिए था, लोगों को अपनी समस्याएं बताना चाहिए था, उनकी समस्याओं से अवगत होना चाहिए था। इस प्रकार के अपराध अब नहीं होंगे, हमारी बहनें सुरक्षित रहेंगी, हमारे भाइयों को रोजगार मिलेगा, कोई भी इस आसानी से हत्या नहीं हो जाएगी आपके क्षेत्र में। ऐसा विश्वास लोगों को दिलवाना चाहिए था। लेकिन ये क्या करेंगे? नहीं भैया, हमको पहले क्या करना है निकलने के बाद कि
अब मुख्यमंत्री का शपथ ले लेना है। क्यों? क्योंकि प्यार इनको झारखंड की जनता से नहीं है, प्यार इनको केवल और केवल सत्ता से है। अगर इनको झारखंड की जनता से प्यार होता, यहां के युवाओं के रोजगार को लेकर के चिंतित होते, तो झारखंड हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, झारखंड हाई कोर्ट में मैं कोर्ट करके बोल रहा हूं, निर्देश दिया है संथाल क्षेत्र के सभी डीसी पदाधिकारियों को कि आपके क्षेत्र में घुसने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो लोग हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान लोग हैं, उन लोग को आप चिन्हित करें और उनको अपने अपने क्षेत्र में वापस भेजें। मैं नहीं, झारखंड हाईकोर्ट कह रहा है। और उन्होंने यह भी कहा है कि झारखंड सरकार पूरी तरह सक्षम नहीं है इनको ढूंढ करके वापस भेजने में, वो केंद्र सरकार की मदद ले। मतलब हाईकोर्ट भी जान रहा है कि झारखंड का जो सरकार है वो सक्षम नहीं है पूरी तरह, इसलिए उसका कहना है कि उसको केंद्र सरकार की मदद लेनी चाहिए। और वो क्या कर रहे हैं, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में घुस रहे हैं, झारखंड में घुस रहे हैं, वो यहां के रोजगार को प्रभावित कर रहे हैं। आज झारखंड का जो गरीब आदिवासी है, जो गरीब दलित है, जो गरीब समाज से लोग आते हैं, सुदूर जंगलों से चल करके आते हैं शहर के क्षेत्र में, कि उनको दहाड़ी मजदूरी का काम मिलेगा, उनको रोड तोड़ने का काम मिलेगा, उनको छप्पर छाड़ने का काम मिलेगा, उनको गड्ढा कोड़ने का काम मिलेगा। और अपना दिहाड़ी कितना रखते हैं वो कि 400। क्यों भैया? 50 रुपए तो आते आते ट्रेन में खर्चा हो जाता, 50 रुपए 2 टाइम के भोजन में खर्चा हो जाता, 300 रुपया के लिए वो काम करते हैं। और वही बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो आ जा रहे हैं वो 250 रुपया में, 200 रुपया में, क्योंकि वो गरीबी देख करके आए हैं। तो यहां के लोगों का रोजगार मारने का काम ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग कर रहे हैं कि जो झारखंड का मजदूर 400 रुपया कमाता था, 300 घर लेके जाता था, ये 200 रुपए में काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो भिखमंगे देख के आए, इसलिए तो अपने देश में खाने का नहीं, हमारे झारखंड में घुस गए हैं। तो ये रोजगार का काम कौन कर रहे हैं? अब ये जो चोरी बढ़ रही है, ये जो डकैती बढ़ रही है, इसमें मोर देन 60% इन्वॉल्वमेंट किसका है? रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का, जो झारखंड में घुस करके यहां के रोजगार को भी प्रभावित कर रहे हैं, यहां के क्राइम ग्राफ को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय को क्या करना है? शपथ लेना है। झारखंड से कोई मतलब नहीं है। जेएसएससी की परीक्षा भी जो है इतना मुश्किल से कि विद्यार्थी लोग 4-4, 5-5 महीने तक दिन रात रट करके और जो है पढ़ते हैं, अपने आप को आग में झोंक देते हैं। मैं जब विद्यार्थियों के साथ गया, आंदोलन हो रहा था फिलहाल में, मैं स्वयं उसका भाग लिया उस आंदोलन में, और विद्यार्थियों से चर्चा हुई तो बोले ने किसी के विद्यार्थी के मां ने अपना पैर की पायल बेच करके उसको भाड़ा दिया था कि जाओ बेटा तुम वहां जाओ बस से और एग्जाम दे करके खाना पीना खा करके आना। किसी के पिता जो दहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं 200-200, 300-300 रुपया में, वो बहुत मुश्किल से 2000 रुपया जमा करके देते हैं। कोई पिता अपना साइकिल बेच करके बच्चा को भेज रहा है पढ़ने के लिए। ऐसे लाखों विद्यार्थी जिन्होंने अपना पूरा समय अपने आप को किताब में झोंक दिया केवल इसलिए कि एक नौकरी निकाल पाए। लेकिन जेएसएससी का परीक्षा क्या होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी कोई जान रहे हैं। झारखंड जो है भ्रष्टाचारियों का अड्डा है, क्रिमिनलों का अड्डा है, आतंकवादियों का गढ़ है। पूरे भारतवर्ष में जहां तहां बम ब्लास्ट हुए, कितने बड़े बड़े दंगे। आपने कभी सुना कि झारखंड में कोई बम ब्लास्ट हुआ हो? नहीं। लेकिन झारखंड के हिंदपीढ़ी के इरम लॉस से 4 आतंकवादी पकड़े जाते हैं। झारखंड हाई कोर्ट के पीछे डोरंडा क्षेत्र से 3 आतंकवादी पकड़े जाते हैं। मंजर इमाम जो कि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल था, इंटरनेशनल आतंकवादी था, वो कहां से पकड़ा जाता है? झारखंड से। क्यों? आतंकवादी भी जानते हैं सबसे ज्यादा अगर कहीं सेफ हैं तो झारखंड में है, इसलिए यहां बम ब्लास्ट नहीं करना भैया, यहां आराम से बैठ कर रहना है, हमको कोई खतरा नहीं है, हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। ये झारखंड की स्थिति है। इसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री महोदय कुछ बात नहीं करेंगे, उनको केवल एक काम करना है, शपथ ग्रहण करके सत्ता का मजा लूटना है। क्या वजह है? चूंकि आपने जिन बातों का जिक्र किया और जिस समय का आपने जिक्र किया, उस वक्त राज्य में हेमंत सोरेन की ही सरकार थी, माफ करिएगा रघुवर दास की सरकार थी उस वक्त, और उस वक्त भाजपा सत्ता में थी, और उस वक्त की ये सारी चीज़ों का आपने जिक्र किया, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। क्या अब जो आम जनता है उन्हें जागरूक होने की जरूरत है? चूंकि एक पूर्ण बहुमत की सरकार अगर सत्ता में होती है तो इस तरह की तस्वीरें नजर नहीं आती, और क्या यही वजह है कि विकास से कोसों दूर जो है वो झारखंड पीछे होता हुआ नजर आ रहा है? लोग यहाँ देखिए, यहाँ के जो नेता है वो इमोशनल फैक्टर खेलते हैं। वो इमोशनली लोगों को क्या करते हैं कि अपना कष्ट दिखाते कि मैं इतना दिन जेल रहा और मैं आदिवासी था इसलिए मुझे जेल भेज दिया गया। ऐसा नहीं। झारखंड के आदिवासी समाज के लोग, क्योंकि मैं भी बोलता हूं कि मैं भी अनादिकाल से यहाँ रह रहा हूं, मैं भी झारखंड वासी हूं, तो मैं भी आदिवासी हूं। क्यों नहीं? मैं ये एक फैक्टर चलाना उनके लिए फायदे देखिए, जनता को वो बरगलाने में कामयाब इसलिए हुए कि जनता को वो परिपक्व नहीं होने दे रहे
रहे हैं। जनता को, वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पढ़ाई से दूर रखने में वो सफल रह रहे हैं। झारखंड में सुदूर जंगल क्षेत्र में जो गरीब आदिवासी अपना जीवन बहुत कठिनाई से व्यतीत कर रहा है, उस आदिवासियों को इमोशनल शोषण करने में वो सक्षम रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड का और आदिवासी पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बने। वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड का एक गरीब गांव का जो बच्चा है, जो मूलवासी बच्चा है, वो पढ़ लिख करके इंजीनियर कलेक्टर बन जाए। और जब पढ़ लेता है, इंजीनियर कलेक्टर बनने खोजता है, तो क्या करते हैं, पेपर लीक करवा देते हैं और उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। झारखंड को बर्बाद करने के दो स्टेप में काम चल रहा है। एक तरफ झारखंड को कितना ज्यादा लूटा जा सके और दूसरी तरफ झारखंड को कितना ज्यादा पिछड़ा रखा जा सके, ताकि इमोशनली उसका वोट बैंक बना करके हम उसका यूज करें, उसको यूटिलाइज करें, हम हमेशा सत्ता में बने रहे और झारखंड सदैव से गरीबों का राज्य बना रहे। एक जो पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जांच एजेंसियों को लेकर के, कल राज्यसभा के अंदर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। लेकिन सवाल ये है कि जो विपक्ष के नेता है वो ये कहते हैं कि जो भाजपा के नेता है वो साफ है, उनके पास ईडी नहीं जाती, हमारे पास आती है। लेकिन नीतीश कुमार ने भी कई बार अपना पल्ला इधर से उधर किया, लेकिन उनके पास एजेंसियां कभी नहीं गई क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे। तो आप भ्रष्टाचार भी करते हैं और आप ये भी कहते हैं कि आपके पीछे एजेंसियों को छोड़ा जाता है, इसे आप किस तरीके से? देखिए नीतीश कुमार जी तो बहुत दिन तक बीजेपी में नहीं थे, ठीक है, इंडी गठबंधन जो है उसके आधारभूत नेता थे। उसके बाद भी उनके पास ईडी नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे। जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा उसके पास ईडी जो है क्या बोलते हैं, जांच एजेंसी जाएगी और उसको पकड़ के लाएगी, उसको संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार सजा भी दिलवाने का काम करेगी, पूरी तरह सजा दिलवाने का काम करेगी। अब आप देखिए कि अभी तो चुनाव था, ये लोकतंत्र है, संविधान से चलने वाला देश है, लोकतंत्र था, सबको छूट थी, तो क्यों नहीं आप जैसे ईमानदार लोग इंडी गठबंधन के, आप जैसे एकदम अपने आप को तथाकथित सच्चा राष्ट्रभक्त कहने वाले, हिंदुत्व पे भाषण देने वाले ऐसे ऐसे नेता लोग, आप लोग क्यों नहीं जीत करके पूर्ण सत्ता बना लिए सरकार? आप कहना चाहते हैं कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार और जो है एनडीए गठबंधन की बनी है और वो उनको वोट देने वाले जनता मूर्ख थे। जनता जिसको चाहती है उसको सत्ता में बैठाती है। जनता से ऊपर कोई नहीं है। जनता ने आपको हराया है, जनता ने आपको बर्बाद कर दिया, आने वाले समय में आपको खत्म कर देंगे। जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। और सभी कोई जानते हैं, उदाहरण के साथ है कि कहीं 3 करोड़ रुपए मिलते हैं, कहीं 30 करोड़ रुपए मिलते हैं, कहीं 300 करोड़ रुपए कैश मिल जाते हैं। तो इतना भैया पैसा आपके पास निकल रहा है, तभी तो आपके पार्टी के लोग जिनके पास पैसा निकला उनसे किनका किनका लिंक था, उस लिंक को देखा गया, उस लिंक के माध्यम से उनके घर में रेड मारा गया, उसके घर के नौकर के पास पैसा निकल रहा है, नौकर से लिंक माल। आप सोच लिए नौकर के पास इतना इतना करोड़ों रुपए निकल जा रहे तो मालिक के पास कितने पैसे होंगे? तो भैया जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा उसके ऊपर ईडी और जांच एजेंसियां वो अपना कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पे पूरे भारत नहीं पूरे विश्व को और जो है पूर्ण विश्वास है। आप जानते हैं कि कोई देश उन्हें बॉस कहता है, कोई देश के प्रधान व्यक्ति उनका चरण छूते हैं जी की होती है यहाँ। लेकिन एक सवाल भैरव जी ये भी रहेगा, चूंकि झारखंड की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? चुनाव भी होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में और ऐसे में इस तरीके का बदलाव होना है। आने वाले दिनों में राज्य में किसकी सरकार, हालांकि बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कहना, लेकिन जिस तरीके का माहौल सेट करने की जो राज्य के प्रति समर्पित रहेगा, जो जनता के सामने जाएगा, जनता जिसको चुनेगी, जनता को जागरूक होने की भी आवश्यकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा, जो हम लोगों को सुन रहे हैं, आप भी जागरूक हो, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता करें। जो व्यक्ति और जो सरकार आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, इतनी माताओं बहनों के बलात्कार को नहीं रोक पाती है, इतनी चोरी डकैतियां अपहरण, इतनी हत्याएं को नहीं रोक पाती है, आतंकवादी जो है उनको शरण देने का काम, वातावरण में रहने वाले लोग, जनता के बीच जाने वाले लोग, जनता का सम्मान करने वाले लोगों को आप चुने और जनता तय करेगी किन की सरकार बनेगी। और मैं एक सनातनी होने के नाते कि मुझे इच्छा है कि जिसके माध्यम से, जिस नेतृत्वकर्ता के माध्यम से पूरे विश्व में हिंदुत्व का बोलबाला हुआ है और उनके माध्यम से सरकार बने। चलिए, आपने हिंदुत्व का जिक्र किया तो चूंकि सवाल भी इससे जुड़ा हुआ बनता है। लोकसभा में हमने देखा कि राहुल गांधी ने तमाम देवताओं के पोस्टर जो है वो उन्होंने दिखाया और इसके साथ ही कहा है कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो लोग जो है वो हिंसा करते हैं। नरेंद्र मोदी ने टोका भी और ये मुद्दा राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आया। इस पर आप किस तरीके से? देखिए, कहने वाले कौन है? राहुल गांधी। दादाजी का क्या नाम था राहुल गांधी का? फिरोज गांधी। तो हिंदुत्व पे
वही मैं कहना क्या चाहता हूँ सब समझ गए होंगे। हिंदुत्व पे वही ज्ञान दे जो हिंदुत्व को समझते हों। वो कहते हैं कि हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं। हिंदू का मतलब क्या होता है, हिंदू करना क्या चाहता है, हिंदू कहना क्या चाहता है। दो पंक्ति से मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हिंदू कोई भी हिंदू पतित नहीं होता है, सभी हिंदू सहोदर भाई होते हैं। हमारी दीक्षा हिंदुओं की रक्षा करना है, हमारी दीक्षा हिंदुओं की रक्षा करना है। हमारे एक हाथ में शस्त्र है तो एक हाथ में शास्त्र भी है। अगर हम शास्त्र पढ़ना जानते हैं, हम शस्त्र चलाना भी जानते हैं, किस लिए? अपने समाज की रक्षा करने के लिए। किसी का दोहन, किसी का शोषण, किसी का क्या बोलते हैं अत्याचार करने के लिए कभी हिंदू समाज आगे नहीं आया है। वो सदैव इतने बड़े हृदय का रहता है कि पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को एक परिवार मानता है, सभी को अपना भाई मानता है। शर्त है आप भी कम से कम हमको अपना भाई नहीं तो अपना मित्र जरूर माने, अपने आप को इस देश का बेटा जरूर माने। भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा का अगर आप विरोध करते हैं तो आप मेरा कोई नहीं है। अगर आप वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं और हिंदुत्व का सम्मान करते हैं तो हम आपका सम्मान करने के लिए तैयार है। तो राहुल गांधी जी बोलिए। राहुल गांधी जी जो है वो केवल और केवल अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा उनका नाम बजे, प्रचार प्रसार हो, और जो हिंदू विरोधी लोग हैं, क्योंकि उनके मूल वोटर तो वही है, जो मैं खुल करके नहीं बोलूंगा लेकिन आप जानते हैं कि उनके मूल वोटर कौन है, उनको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार का बयान देते हैं। आप ठीक चुनाव से पहले का 50 वीडियो आपको मिल जाएंगे। जो हिंदू को हिंसक कह रहे थे वही हिंदू ब्राह्मणों के जाकर सामने प्रणाम करते हैं, वही जाकर के मंदिर में पूजा करते हैं और जब हार जा, भगवान भी जान रहे हैं किसको आशीर्वाद देना है किसको नहीं, पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा, जब हार जाते हैं तो फिर उसी ईश्वर को और उसी हिंदुत्व को गाली देने लगते हैं। जिस वक्त भाजपा ने इसका विरोध किया लोकसभा के अंदर, उस वक्त राहुल गांधी ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं, मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। मैंने कहा है, उन्होंने जो बयान दिया उसको उन्होंने डिफाइन भी वहां पे किया कि मैंने जो खुद को हिंदू कहते हैं, यानी कि जो भाजपा वाले खुद को हिंदू कहते हैं, समस्त हिंदू को उन्होंने नहीं कहा है। तो सिर्फ भाजपा आरएसएस हिंदू खुद को नहीं कह सकती। उन्होंने उस पर अपनी बातों को भी देखिए, ये बात को घुमाने का उन्होंने काम किया। उन्होंने पहला स्टेटमेंट यही दिया था जो सबके सामने आया, सभी पेपरों का, सभी न्यूज चैनलों का हेडलाइन यही था जी कि हिंदू जो होते हैं और जो है क्या होते हैं, हिंसक होते हैं। लेकिन जब उनको विरोध होने लगा, जब इस प्रकार का विरोध होने लगा, जब माननीय ठाकुर जी ने उनसे प्रश्न पूछ दिया कि संविधान को ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, कितने पन्ने हैं संविधान में बताइए, तो उनका मुंह चुप हो गया। बहुत सारे लोग ठाकुर जी का विरोध करने लगे, ठीक है। लेकिन विषय क्या है कि आधी अधूरी जानकारी के साथ ज्ञान नहीं देना चाहिए। पहले हिंदुत्व को समझिए, वेद का 4 गो मंत्र जान लीजिए, भगवत गीता पढ़ लीजिए, ऐसे घुमाने से नहीं होगा। कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, रामायण महाभारत पढ़िए, उसके बाद हिंदुत्व पे आप ज्ञान दीजिए। स्वयं आप देखिए क्या होता है, एक कहावत है कि जो कौवा होता है वो मोती नहीं खाता है, मोती केवल हंस ही खा सकता है। नीर क्षीर विवेक तू हंसो हंसो बको बका। बगलो हंस में यही है कि पानी से दूध को अलग कर देने की क्षमता हंस को हंस बनाती है। तो हंस कौन है राजनीति में सभी जान रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी। और कौवा कौन है ये मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो विषय गड़बड़ा जाएगा, लोग देखने वाले समझ गए हैं। तो कौवा को मोती खाने का कोशिश नहीं करना चाहिए, हिंदुत्व पे ज्ञान ना दें, मेरा आग्रह है। पहले स्वयं पढ़े, स्वयं का थोड़ा बुद्धि का विकास करें, उसके बाद आप तर्क करने आए। चलिए, एक चलते चलते एक आखिरी सवाल धारा जो यही रहेगा कि चूंकि नरेंद्र मोदी के बारे में आपने कहा, लेकिन देश में इस वक्त पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। ये सरकार भी अब विपक्ष का कहना है कि हम जब चाहें उसे गिरा सकते हैं। तो एक डर का माहौल अब हो चुका है, चूंकि 10 सालों तक पूर्ण बहुमत की सत्ता रही है, लेकिन अब एक डर भी है कि पूर्ण बहुमत की सत्ता नहीं है। देखिए, जो भाषण दे रहे हैं कि हम लोग जब चाहें सरकार गिरा सकते हैं, वो पहले ये भाषण दे रहे थे कि इस बार हम लोग सरकार बना लेंगे, बना नहीं बना, अब बोल रहे हैं गिरा देंगे। तो आप भैया, आप मैम, आप भी जान रहे हैं और पूरा भारत जान रहा है कि अगर गिरा सकते तो अभी तक गिरा दिया होता। इनकी औकात नहीं, इनकी क्षमता नहीं है। और जो है कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं आई हैं, अपवाद आए हैं। भारतवर्ष में विकास नहीं हुआ ये तो कोई नहीं कह सकता। हर सेक्टर में, चाहे एम्स के सेक्टर में हो, कितने एम्स अभी बनाए गए, कितने आपका
आपके कॉलेजेस बने हैं, इंस्टीट्यूशंस बने हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत तीव्र गति से आगे बढ़ा है। 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे बन के आ गया है और अभी टॉप 3 में जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई, हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन उस गलती को कैसे सुधारा जाए इसका जो है तैयारी चुनाव खत्म होने के दूसरे दिन, रिजल्ट आने के दूसरे दिन ही इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पूरा 5 साल ये सरकार चलेगी, 5 साल नहीं, आने वाले 15 साल ये सरकार चलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है जब तक अपने विचारधारा, अपने राष्ट्रभक्ति को और अपने युवाओं के भविष्य को लेकर के, अपनी बहनों को सुरक्षा को लेकर के ये काम करते रहेंगे, तब तक ये सरकार बनी रहेगी, चलती रहेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। तो कई सारे मुद्दों को लेकर के भैरव जी ने अपनी बेबाक बातों को रखा है। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड की अस्थिरता जो है वो स्थिरता में तब्दील हो और देश की भी सरकार जो है वो बेहतर तरीके से विकास कार्य को आगे बढ़ाए ताकि जनता का विकास जो है वो सही मायनों में हो सके। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।